हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास में विभिन्न यात्राकर्ताओं के बारे में बार बार पढ़ते हैं। अलग अलग किंग्स के रूल में अलग अलग फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया आते हैं और उन्हें हम लोग पढ़ते हैं। हमने प्रयास यह किया है कि मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास में, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में जो भी विदेशी यात्री भारत आए उनके बारे में, सब के बारे में आपको एक सामूहिक रूप से एक वीडियो में मटेरियल उपलब्ध करवा दें, जिससे आपको समझने में भी आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। तो इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य आपको सभी विदेशी यात्रियों, उनके योगदान और उनके द्वारा दिए गए सभी प्रकार के वक्तव्य और उनकी बुक्स इत्यादि के बारे में एक जगह पर जानकारी देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम फॉरेन ट्रेवलर्स की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज जो 302 से 298 बीसी के दौर में आते हैं। ये जो मेगास्थनीज हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं और सीरिया से आए थे। निकेटर एक जगह है, वहाँ से आए थे और इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है इंडिका, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल की चर्चा की है। और ये पहले विदेशी अनुयायी हैं जो इंडिया में विजिट करते हैं। इसके साथ साथ ये पहले विदेशी भी हैं जो भारतीयता के बारे में, भारतीय व्यवस्थाओं के बारे में लिखते हैं, इसीलिए फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी इनको कहा जाता है कुछ जगहों पर। इनकी बुक इंडिया की ज्योग्राफी और हिस्ट्री उस समय की को समझने में मददगार होती है। वो इंडिया की डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि इंडियन एलिफेंट्स आर फॉर सुपीरियर देन लीबियन एलिफेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड साइज। अ लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स वर डोमेस्टिकेटेड एंड ट्रेन्ड फॉर वॉर एंड एलिफेंट्स कैन लिव अप टू 200 ईयर्स। ये उन्होंने लिखा है। ठीक है, यानी कि भारत के हाथी लीबिया के हाथी से बड़े, मजबूत और ताकतवर होते हैं और उन्हें पाला गया है और युद्ध के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, इन्होंने भारत में हेरिडेटरी कास्ट के बारे में बताया है। इकोनॉमिकली इंडिया को रिच कंट्री कहा था इन्होंने बताया कि इंडिया में लॉट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर है, जो ज़मीन है वो बहुत फर्टाइल है, इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं और साल में 2 क्रॉप सीजन होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। और इन्होंने इंडियन पीपल को बहुत ही कैरेक्टरवान बताया है और ये भी कहा कि वो बहुत ही चरित्रवान होते हैं और साथ ही साथ चोरियां नहीं होती हैं। ये इनका कहना था भारत के बारे में। इनके हिसाब से भारत में स्लेवरी नहीं है। ठीक है, दास्ता नहीं थी। वुमेन्स जो थी वो गार्ड की पैलेस की सुरक्षा यानी महल की सुरक्षा करती थी। नेवी के बारे में भी इन्होंने कहा है कि मॉडर्न फोर्सेस में नेवी भी थी। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि जो भारतीय समाज है वो बहुत ही रिच और सुव्यवस्थित है। तो इतनी सारी चीज़ें मेगास्थनीज के बारे में हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा ट्रेवलर है वो है फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त सेकेंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौर में आता है और ये एक चाइनीज़ पिलग्रिम है, चाइनीज़ यात्री है। ठीक है, चाइनीज़ बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हैं वो बहुत सारे इंडिया आते हैं चाइना से। ठीक है, और अलग अलग बुद्धिस्ट साइट्स पे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो फाहियान हैं ये लुम्बिनी जाते हैं। उन्होंने कुछ भी लिखा नहीं है पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में। उन्होंने इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में फाहियान ने नहीं लिखा है। ठीक है ना, इन्होंने चंद्रगुप्त सेकंड का नाम भी नहीं लिखा है अपनी किसी भी वर्णन में। यानी कि आए तो ये विक्रमादित्य के दौर में थे, लेकिन उन्होंने विक्रमादित्य के नाम का इस्तेमाल भी नहीं किया है। लगभग ये 5 साल तक भारत में रहे। इन्होंने यह जरूर कहा है कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ लिबरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उदारवादी शासन था वहाँ पर और लोगों में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी और टैक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं थे।
लोगों की मॉरलिटी बहुत हाई थी, यानी कि उच्च मॉरल वैल्यूज थी, नैतिक मूल्य लोगों में ज़्यादा थे। ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन थे और मीट और ऑनियन को खाना अवॉइड करते थे। ठीक है, वे अल्कोहल और इंटॉक्सिकेंट्स का यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, केवल चंडाल्स जो थे, जो अनटचेबल्स थे, वे आउटसाइड ऑफ द सिटी में रहते थे और इस तरीके की चीज़ें खाते पीते थे, ऐसा फाहियान कहते हैं। ठीक है, फाहियान जो हैं मोस्टली पाटलिपुत्र में रहते हैं। लगभग 3 साल तक फाहियान पाटलिपुत्र में रहते हैं और इस दौरान वे वहाँ की व्यवस्था और वहाँ की संपन्नता के बारे में भी बताते हैं। वो मानते हैं कि जो पहले से जो महल है वो बहुत ही खूबसूरत है ना, जैसे लगता है कि भगवान ने बनाया है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, इन्होंने यह भी कहा है कि जो सम्राट है वो विष्णु भगवान के पुजारक हैं, लेकिन अन्य लोगों के प्रति वो अन्य भावनाओं और जो अन्य लोगों के धार्मिक डिवोशन है उनके लिए वो टॉलरेंट नहीं है। ठीक है, फाहियान ने इंटरनल और फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया के बारे में भी बताया है, साथ ही साथ इंडिया के पोर्ट के बारे में भी बताया है। उनके अनुसार कि जो वेस्टर्न सी कोस्ट है, इंडिया के पोर्ट्स वहाँ पर बहुत सारे लोकेटेड हैं, जैसे कैम्बे, सपोरा, बरोच। 3 नाम आपको याद रखने हैं, कैम्बे, सपोरा, सोपारा एंड बरोच। ये 3 पोर्ट इन्होंने बताया कि हैं। और ईस्टर्न कोस्ट है, उसका नाम उन्होंने बताया था ट्रम्पलिती। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये बहुत ही फेमस पोर्ट है जहाँ से और इन्हीं से फाहियान जाता भी है श्रीलंका इंडिया से। अगला जो ट्रेवलर है बहुत इंपॉर्टेंट वो है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आता है, शासनकाल में भारत आता है, और इसकी बुक का नाम था रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, ये 5 साल तक नालंदा यूनिवर्सिटी में रहा और इंडियंस को लवर्स ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर और फाइन आर्ट्स बताया। इन्होंने सोशल कंडीशंस के बारे में बताया और इन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड है, पर्दा प्रथा नहीं है, महिलाएं एजुकेशन प्राप्त करती हैं, लेकिन सती प्रथा होती है। ये सारी चीज़ें ह्वेनसांग बता रहे हैं। इन्होंने यह भी बताया कि भारत कपड़ों का, चंदन का, सैंडलवुड का, मेडिसिनल हर्ब्स का, पर्ल्स का, स्पाइसेस का, इन सब का एक्सपोर्ट करता है विदेशों को, और गोल्ड, सिल्वर और हॉर्सेस इंपोर्ट करता है। इन्होंने यह भी बताया कि जो बड़े राजमार्ग हैं उनमें लुटेरे रहते हैं यहाँ पर, और ये शीलभद्र से मिलते हैं, है ना। ये भारत में शीलभद्र से मिलते हैं, और वहाँ पर जब शीलभद्र से मिलते हैं वहाँ से इन्होंने चाइना और जापान के बारे में चर्चा की है। ठीक है, ये आपका फाहियान के ह्वेनसांग के बारे में सब कुछ हुआ। इसके बाद अगला जो नाम है वो है इत्सिंग का। इत्सिंग के बारे में कुछ खास नहीं है। ये भारत में आते हैं बेसिकली बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए और बुद्धिज्म के बारे में अध्ययन करने के लिए। इसके बाद अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है वो है अल बरूनी। अल बरूनी जो है वो गजनी के कोर्ट में आते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है तहकीक-ए-हिंद, और ये पहले मुस्लिम स्कॉलर हैं जो भारत विजिट करते हैं। इन्हें कई सारी लैंग्वेज भी आती थी, जैसे सीरियक, अरेबिक, पर्सियन, हैब्रू और संस्कृत। अल बरूनी को ये सारी लैंग्वेजेस आती थी। ये अल बरूनी जो हैं ये प्लेटो और ग्रीक फिलोसोफर्स को भी पढ़ के आए हुए थे, और महमूद ऑफ गजनी इसको होस्टेज के तौर पर इंडिया लाता है। ठीक है, अल बरूनी जो है ब्राह्मणों के साथ बहुत लंबे समय तक रहते हैं, संस्कृत सीखते हैं और रिलीजियस और फिलोसफिकल जो टेक्स्ट हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये पंजाब और नदर्न इंडिया के एरिया में रहते हैं भारत में रहने के दौरान। ठीक है, अल बरूनी की किताब का नाम किताबुल हिंद भी है, जो कि अरबिक में लिखी गई है, किताबुल हिंद। और इस किताब में इन्होंने फिलॉसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, मैनर्स एंड कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स, इन सब के बारे में, लॉ,
इन सब के बारे में लिखा है। ठीक है, इन्होंने हर चैप्टर जो लिखा है, अगर इस बुक के बारे में कुछ खास बात करें तो हर चैप्टर एक क्वेश्चन से शुरू होता है, उसके बाद उसके जवाब में ये सांस्कृतिक ट्रेडिशन और इन सब के आधार पर अपना जवाब देना शुरू करते हैं। ठीक है, और इन्होंने यहाँ के ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर और मैथमेटिकल ओरिएंटेशन के बारे में भी बात करी है। ठीक है, तो ये है इनका बेसिक कंट्रीब्यूशन, और इनको संस्कृत लैंग्वेज जानने के कारण इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, लेकिन इनका बेसिक जो कंट्रीब्यूशन है वो यही था। नेक्स्ट है इत्सिंग। इत्सिंग बुद्धिज्म के लिए आते हैं, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है मार्को पोलो। मार्को पोलो के बारे में अगर हम बात करें तो मार्को पोलो जो है वो काकतीय डायनेस्टी की रुद्रमा देवी थी, उनके कार्यकाल में आते हैं। इनकी बुक का नाम था द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेनली सदर्न इंडिया और ईस्ट इंडिया को मेंशन किया है और उसके बारे में लिखा है। इसके बाद अगला नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। ठीक है, ये तुगलक के कोर्ट में आते हैं, तुगलक के कोर्ट में आए थे और इन्होंने बुक लिखी है किताबुल रहला या रहला। इकोनॉमिक, सोशल और एंजियोग्राफिकल स्टेटस के बारे में चर्चा की है। इन्होंने ये यहाँ के भारत के इब्न बतूता जो है नारियल और पान के बहुत शौकीन हो गए थे। ठीक है, इन्होंने जो है भारत को डेंसली पॉपुलेटेड और प्रॉस्पेरस कहा है। इन्होंने दिल्ली के बारे में कहा है कि दिल्ली में 28 दरवाजे हैं, 28 गेटेड सिटी है, 28 गेटेड सिटी है जिनको दरवाज़ा कहा जाता है, और जिसमें इन्होंने कहा था बुदाऊं दरवाज़ा जो है वो ग्रेटेस्ट है। इसके बाद इन्होंने मांडवी दरवाज़ा की बात करी है, जो ग्रेन मार्केट था, जो अनाज मार्केट था उसके बारे में। इसी के बगल में इन्होंने कहा कि गुल दरवाज़ा है, और इस तरीके से उन्होंने कुछ 8 दरवाज़ों की चर्चा की थी। इसके साथ साथ इन्होंने यह भी बताया कि जो बाज़ार है, जो मार्केट है, वो केवल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का प्लेस नहीं है, वहाँ पर सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। बाज़ार में मस्जिद होती है या मंदिर होता है, और इसके साथ साथ वो पब्लिक परफॉर्मेंस डांसर्स का, म्यूजिशियंस का और सिंगर्स का वहाँ पर होता है। तो इन्होंने बाज़ार को केवल इकोनॉमिक प्लेस नहीं माना है, पाया था। इनके अनुसार वो एक सोशियो कल्चरल परफॉर्मेंस का स्पेस भी था। ठीक है, उन्होंने एग्रीकल्चर में, इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत ही प्रोडक्टिव माना और कहा कि यहाँ की सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छा है, लोग साल में 2 क्रॉप्स पैदा कर लेते हैं। ठीक है, और स्टेट जो है वो मर्चेंट्स को प्रमोट करता है, ये इन्होंने कहा है। और इसके साथ इन्होंने पोस्टल सिस्टम की भी तारीफ की है इंडिया में, कि वहाँ पर इंडिया में इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत तेज़ी से और ऑथेंटिकेटेड वे में पहुँचती है। इन्होंने कहा कि इंडिया में जो पोस्टल सिस्टम है वो 2 तरीके का है। एक हॉर्स पोस्ट है जिसको उलूक कहा जा रहा है, और दूसरा फुट पोस्ट है जिसको दावा कहा जा रहा है। तो हाँ, मतलब घोड़े पे बैठ करके सूचना भेजी जा रही है या पैदल जा करके सूचना दी जा रही है। इस तरीके से इन्होंने 2 तरीके से पोस्टल सिस्टम इंडिया में पाया जाता है, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये इनकी मेजर बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अगले हैं निकोलस काउंटी। निकोलस काउंटी देवराय सेकंड जो विजयनगर के थे उनके समय में आए थे, और ये टेम्बरेड डायनेस्टी के शाहरुख के द्वारा भेजे गए थे। ठीक है, इनका कोई बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हैं बारबोसा। बारबोसा जो है ये पोर्तुगीज टूरिस्ट थे, और इन्होंने विजयनगर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। अगला है डेमिंगो पेस। डेमिंगो पेस श्री कृष्णदेव राय जो तुल्व डायनेस्टी के थे उनके समय में आते हैं, और उन्होंने कृष्णदेव राय के एम्पायर, उनकी रिचनेस, उनके जो भी वहाँ का एक्सपेंशन है उसके बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। अगले हैं न्यूनिस। न्यूनिस जो हैं वो पीस के साथ आते हैं, ये 2 लोग एक साथ में आते हैं, और इन लोगों ने विजयनगर के बारे में ही ज़्यादातर अपनी राइटिंग्स की हैं। अगले हैं फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर जो हैं ये औरंगजेब के समय में आते हैं, फ्रेंच थे ये, और
एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। इनकी बुक का नाम था द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। और इन्होंने मुगल एम्पायर के दौरान यानी औरंगजेब के दौरान यहाँ पर विजिट किया था। इन्होंने अपने आप को एज अ फिजिशियन टू दारा सिकोह भी रखा था थोड़े समय तक, यानी दारा सिकोह के पर्सनल वैद्य भी थे, ये डॉक्टर भी थे, एक तरीके से कह सकते हैं। और इन्होंने इंडिया को यूरोप और फ्रांस के साथ कंपेयर करके एक कंपैरिजन टाइप का भी लिखा है अपने उसमें। इन्होंने ये भी पाया है कि जो इंडिया है वो बेसिकली यूरोप के डेवलपमेंट से कहीं अलग है, और यहाँ का डेवलपमेंटल जो मॉडल है वो बहुत ही डिफरेंट है। उन्होंने ज़्यादातर समय आर्मी के साथ ही विजिट किया था, और इसीलिए इस पर पॉलिसी मेकर्स और इंटेलिजेंसिया का बड़ा असर इनके लिखने पर दिखाई देता है। इन्होंने मुगल इंडिया और यूरोप के बीच में जो बड़ा डिफरेंस बताया था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का था, जो कि बेसिकली फार्मर्स के रेफरेंस में ये कहना चाहते थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि मतलब यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का एब्सेंस है एक तरीके से, और एग्रीकल्चर को एक यूनिफॉर्म तरीके से रूइन किया जाता है, लूटा जाता है, ऐसी चीज़ ये बताना चाहते थे। इंडियन सोसाइटी के बारे में इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी के द्वारा, जो रिच और स्मॉल माइनॉरिटी है उसके द्वारा बाकी सारे लोगों को दबाया जाता है। मिडिल क्लास की बात इन्होंने नहीं करी थी, ठीक है। इन्होंने पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बताई, ये भी एक बात थी। ज़मीन को बहुत फर्टाइल पाया, ये भी इन्होंने कहा था। इन्होंने मुगल सिटीज़ के लिए कैंप टाउन शब्द का इस्तेमाल किया था, और इन्होंने कहा कि एक तरीके से कैंप टाउन्स हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जो वर्कशॉप हैं, कारखाना है, उसके बारे में भी डिटेल वर्णन किया है। इन्होंने कहा है कि सती की प्रथा थी समाज में उस समय, और उन्होंने पाया कि कुछ लोग जो हैं खुशी खुशी मर जाती हैं। ये सती प्रथा यहाँ पर ही बहुत ही प्रोपोगेट की जाती है। वुमेन लेबर जो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में है, उसके बारे में भी ये चर्चा करते हैं उस दौर में। तो ये उनके मेजर कॉन्सेप्ट थे। अगले हैं निकेटिन। निकेटिन जो हैं वो भारत के वेस्ट कोस्ट में आते हैं 1949 में, और कैम्बे पोर्ट पर लैंड करते हैं, ठीक है। ये बहमनी किंगडम के दौरान आए हुए थे, और उस समय जो बहमनी किंगडम के राजा थे उनका नाम था सुल्तान मोहम्मद शाह थर्ड। सुल्तान के बारे में, उसके राज्य के बारे में इन्होंने लिखा, और एक जर्नल लिखा जिसका नाम था जर्नी बियॉन्ड 3 सीज, ठीक है। इन्होंने यह भी बताया कि यहाँ पर वॉर गेम्स होते हैं जिसमें हाथियों के साथ वॉर गेम्स खेला जाता है, और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो हिंदू सेंचुरी है वहाँ पर पेरुवत्तम की हिंदू सेंचुरी के बारे में इन्होंने कहा कि ये जेरूसलम ऑफ हिंदूज है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं हमारे हिसाब से जो आपको पता होने चाहिए। पहली बात यह है कि जो निकोलो मनुकी हैं वो कोर्ट ऑफ दारा सिकोह में आए थे। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में आए थे, ठीक है। इस तरीके से जो पीजेंट और जमींदार हैं उनके बारे में भी बताते हैं ये। और जो फ्रेंच ज्वेलर हैं जीन बैप्टिस्ट ट्रेमियर, वो भारत आते हैं लगभग 6 बार, और वो भारत की ट्रेडिंग कंडीशंस को लेकर और इन सब के बारे में लेकर बहुत ही फैसिनेटेड होते हैं, और साथ ही साथ वो कंपेयर करते हैं इसको ईरान से और ऑटोमन एम्पायर से, ठीक है। मनुकी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। हालांकि वो भारत से वापस यूरोप नहीं जाते हैं और भारत में ही बस जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे एडिशनल पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के साथ आप जितने मेजर ट्रेवलर्स थे वो कब आए, किनके राज्यकाल में आए, और उनकी क्या बुक्स थी और क्या मेजर कंट्रीब्यूशन थे, इसको आप लोगों ने जाना। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए चीज़ों के साथ।